बांदा जेल की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। एक कैदी के फरार होने से बांदा जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बांदा से बहुत बड़ी खबर, बांदा जेल की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक, कैदी फरार, जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी भी है। इसी जेल में बाहुबली मुख्तार अंसारी भी है और जेल में अचानक सायरन बजा, सायरन बजने से हड़कंप मच गया। अब कैदी की तलाश में जेल के आला अधिकारी वहां पहुंचे हुए हैं। एक कैदी फरार हो गया है, ऐसी सूचना मिल रही है। एक कैदी के फरार होने से वहां हड़कंप मच गया है, सायरन बजा, इसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया। विजय आरख नाम का कैदी भागा है। विजय आरख नाम बताया जा रहा है इस कैदी का। लूट और डकैती के आरोप में ये विजय आरख बंद था। 11 फरवरी को ये जेल आया था, अब फरार हो गया है। अभय निगम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अभय, कब भागा है ये कैदी, कितने गंभीर मुकदमों में बंद था और कैसे भागा? जी, आपको बता दें कि ये बहुत ही बड़ी चूक हुई है, क्योंकि जिस लिहाज से देखा जाए इस समय बांदा में यूपी का सबसे बड़ा माफिया कैद है मुख्तार अंसारी। इसको लेके बार बार जो उच्च अधिकारी हैं जेल के उनके द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। अभी कुछ दिन पहले ही डीआईजी जेल भी पहुंचे थे बांदा, सुरक्षा का जायजा लिया था। इसके बाद भी इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, इस पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह की ये बहुत ही बड़ी लापरवाही है। ये कैदी है जो ये भी खतरनाक कैदी बताया जा रहा है, इसके लूट और डकैती के मुकदमे थे इसके ऊपर, और ये 11 फरवरी 2021 को ही बांदा जेल आया था। तो इस लिहाज से देखा जा रहा है कि जब इतना बड़ा माफिया यहाँ पर कैद है, इसके बाद भी अगर इस तरह की घटना हो जाती है तो किसी भी बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। जी, आगे मुख्तार अंसारी जैसा कैदी जब यहाँ पर, जेल प्रशासन क्या कह रहा है अभय इस सारे मामले पर? अभी जेल प्रशासन इस पूरे मामले पे चुप्पी साधे हुए है और कह रहा है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। हालांकि जितने भी आला अधिकारी हैं पुलिस के, वो देर रात यहाँ पहुंचे बांदा जेल में और इसका पूरा जायजा किया, निरीक्षण लिया, और निश्चित रूप से पूरी तरह हड़कंप मचा हुआ इस समय प्रशासन में बांदा से लेकर और लखनऊ तक। इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है जेल में? लेकिन अब क्या वो बैरक के भीतर था, क्या वहीं से फरार हुआ है? जी, ये बैरक के भीतर था। जो जानकारी मिल रही है कि ये बैरक में बंद था और इसके बाद ये रात में किसी समय ये वहां से किस तरह निकला, ये इसका कुछ अंदाजा भी, क्योंकि कोई भी ये बताने के लिए तैयार नहीं है। ना ही अभी कुछ पुलिस बता पा रही है, ना जेल प्रशासन ही बता पा रहा है, क्योंकि निश्चित रूप से इतनी बड़ी खामी है कि जिसके लिए कोई भी अभी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, अपना मुंह नहीं खोल रहा है अभी कोई इस मामले में कि वो कैसे भागा, किस तरह से भागा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभय निगम, आपने जो खबर बताई वो चौंकाने वाली। इधर प्रयागराज में एक धार्मिक स्थल पर निशान चढ़ाने को लेकर बवाल हो गया। रविवार को कोरोना गाइडलाइन के बावजूद यहां बड़ी संख्या में लोग निशान चढ़ाने जा रहे थे, जिस पर वहां पर तैनात सिपाहियों ने मना किया। इसके बाद गुस्से में आए लोगों ने पुलिस पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। इस पथराव में 3 सिपाही जख्मी हो गए, इसमें एक महिला सिपाही भी शामिल है। पुलिस पर हमले की सूचना के बाद यहां कई थानों की फोर्स के साथ अधिकारी भी पहुंच गए। कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। यह मामला बहरिया के सिकंदरा का है। मुरादाबाद में लुटेरों ने एक ट्रक लूट की वारदात को अंजाम दिया, जहां पर लुटेरों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन इस लूटकांड ने सबको हैरान भी कर दिया है, क्योंकि लूट की वारदात में किसी बेशकीमती चीज को नहीं बल्कि सरसों के तेल को लूटा गया। ये तस्वीरें बेशक पुलिस के एनकाउंटर की कार्रवाई की है, लेकिन इन तस्वीरों का ताल्लुक बढ़ती महंगाई से भी, क्योंकि लुटेरों ने इस महंगाई के वक्त में ऐसी चीज को लूटा था जिसके दाम आम आदमी के होश उड़ा रहे हैं। मुरादाबाद में बीती रात बदमाशों ने सेल्स टैक्स अधिकारी बनकर सरसों के तेल से भरे एक ट्रक को लूट लिया था, जिसकी कीमत करीब 26 लाख रुपए थी। इस सूचना के बाद आसपास के जिलों में पुलिस ने नाकेबंदी कर दी थी और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। और नाकेबंदी कर संभल के असमौली थाना इलाके में पुलिस ने बदमाशों को घेर लिया। इस दौरान पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया, साथ ही लूटे गए ट्रक को भी बरामद किया। पुलिस ने फरार हुए बाकी बदमाशों की तलाश में जंगल में कॉम्बिंग शुरू कर दी। मुरादाबाद जिले के पाकवाड़ा नामक थाने में हाईवे पर एक ट्रक को लूटा गया है, जिसमें एक बोलेरो सवार गैंग के द्वारा इसका जो ड्राइवर था उसको बंधक बनाकर इस ट्रक को लूट लिया गया था।
इसमें धारा 394 में थाना पाकवाड़ा में मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया था। आज इनको यहाँ पर जब चेकिंग की जा रही थी तो इसको जब रोकने की कोशिश की गई तो इनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया, जिसमें हमारा भी एक सिपाही घायल हुआ और इसमें जो गिरोह था इसका एक सदस्य जिसका नाम कादिर है वो घायल हुआ है, उसको अस्पताल भेजा गया है। बाजार में सरसों के तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, जो आम आदमी की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। ऐसे हालात में सरसों के तेल लूट की वारदात खुद में बहुत कुछ कह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इधर जौनपुर में प्रधानी के चुनाव को लेकर दो गुटों में जमकर मारपीट हो गई और अब इस मारपीट का वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। मामला जलालपुर इलाके के महोरा गांव का है, जहां पर प्रधानी के चुनाव को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए और इसके बाद दोनों गुटों में जमकर लाठी डंडे चले। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, कड़ी कार्रवाई का दावा कर रही है और तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे प्रधानी चुनाव की रंजिश में ये मारपीट हुई। रायबरेली में पंचायत उपचुनाव के लिए नामांकन भरने जा रहे उम्मीदवारों को रोकने के लिए दबंगों ने जमकर हंगामा किया। मामला मिल इलाके के मंचितपुर गांव का है, जहां पर शंभू अपने साथियों के साथ नामांकन के लिए अमावा ब्लॉक जा रहा था, लेकिन इसी दौरान गांव का दबंग अजीत उर्फ बॉबी सिंह अपने 1.5 दर्जन साथियों के साथ नामांकन स्थल पर पहुंच गया और शंभू के नामांकन को रोकने की कोशिशें करने लगा। वहीं इसकी जानकारी मिलने के बाद 150 से ज्यादा ग्रामीण लाठी डंडे के साथ नामांकन स्थल पर पहुंच गए, जहां पर इन्हें देखने के बाद दबंगों के होश फाख्ता हो गए और वो मौके से भाग खड़े हुए। इसके बाद एसडीएम के समझाने के बाद ग्रामीण शांत हुए और वापस अपने गांव गए। इधर पीलीभीत के एक छोटे से गांव के रहने वाले इंजीनियर ने ऐसी डिवाइस बनाने का दावा किया है जो डायबिटीज जैसे रोग को पूरी तरह से ठीक कर सकती है। एसआईटी कानपुर से बीटेक करने वाले इस इंजीनियर की खोज धीरे धीरे अब सुर्खियों में आ रही है। रिपोर्ट देखिए। कहते हैं प्रतिभा किसी चीज की मोहताज नहीं होती, बस उसे मौका मिलना चाहिए। अब जरा इस घर की हालत और इसमें रहने वाले लोगों के हालात को ही देख लें। एक बार तो विश्वास नहीं होगा कि यहाँ एक होनहार प्रतिभावान इंजीनियर रहता होगा, जिसकी उपलब्धि सुन लें, देख लें तो कोई भी गर्व कर सकता है। ये 32 साल के धर्मेंद्र हैं, दिव्यांग हैं, लेकिन क्या मजाल कि शरीर की कोई कमी इनकी प्रतिभा, लगन, हिम्मत, हौसले के आड़े आए। पीलीभीत जिले के एक छोटे से गांव गोपालपुर के रहने वाले इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर धर्मेंद्र का दावा है कि उन्होंने 10 सालों की अथक मेहनत के बाद इंशॉल्टी नाम की एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिसमें डायबिटीज जैसी बीमारी को दूर करने की क्षमता है। देखने में ये एक साधारण बल्ब जैसा है, लेकिन इसके जरिए 90 से 120 दिन के भीतर ही डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। ये इंसोल्टी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपको रात को जो लोग डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको रात को यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि दिन में बहुत सारे रेडिएशंस होते हैं तो इसमें उतनी ज़्यादा इसकी रेज जो इफेक्टेड नहीं होती हैं। तो रात के समय सोते समय जब उसको ऑन करेंगे तो एक पूरा जो आइसोलेट में आपका जो एरिया पूरा जो बंद कमरा है पूरी तरीके से मतलब अच्छी तरीके से आइसोलेट हो जाता है, तो उसमें आपकी बॉडी को ऑक्सीडेशन जो होता है वो अच्छी तरीके से होने लगता है। दरअसल धर्मेंद्र की मां डायबिटीज की बीमारी से ग्रस्त थी, जिसने इस खोज के लिए धर्मेंद्र को प्रेरित किया। धर्मेंद्र के पिता की माने तो उनका बेटा बचपन से ही कुछ अलग करना चाहता था। उन्होंने एक बल्ब तैयार किया, 2010 से स्टार्ट किया, 10 साल पूरे लगे। इन्होंने बल्ब तैयार किया और उस बल्ब से ये सोचते हैं कि हमारे पूरे देशवासियों को इसका फ़ायदा मिले, सबके सब ठीक हों। यही हमारी इच्छा है, सब आसानी से रहे। वहीं इस बारे में कुछ डॉक्टरों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। संज्ञान में आया है कि कोई एक इंजीनियर ने एक नई यंत्र या डिवाइस विकसित की है, जिसको कि वो एक कमरे के अंदर 6 घंटे के लिए बता रहा है यूज़ करने के लिए, और वो जो है 90 से 120 दिन के अंदर उन्होंने डायबिटीज कंट्रोल होने का उसमें दावा किया है। ये वास्तव में अगर ऐसा कुछ है तो ये हम डॉक्टरी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा और इस बंदे को पूरी विश्व में काफ़ी अच्छी पहचान मिलेगी। बहरहाल युवा इंजीनियर की इस खोज के बाद अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की संस्था लिरिक्स इंटरनेशनल कम्युनिटी ने धर्मेंद्र को डेमो देने के लिए बुलाया, लेकिन कोरोना के चलते ये होनहार फिलहाल घर पर ही रहने को मजबूर है। अब सवाल ये
कि क्या शासन प्रशासन इस होनहार इंजीनियर की हुनर काबिलियत को उतनी गंभीरता से लेगा जिससे उसे उसके मिशन में कामयाबी मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो शामली में डीएम और एसपी ने शराब के ठेकों पर अचानक छापेमारी की चेकिंग की। अलीगढ़ में जहरीली शराब कांड के सामने आने के बाद डीएम और एसपी ने संयुक्त रूप से शामली के शराब के ठेकों पर छापे मारे और शराब के ब्रांड की स्कैनिंग की गई। डीएम और एसपी की इस कार्रवाई की वजह से शराब के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। वहीं डीएम ने इस दौरान एक बताया जा रहा है कि मॉल में शॉप के मालिक को नोटिस भी जारी किया। शामली में मेरे द्वारा और कप्तान साहब द्वारा कई एक्साइज शॉप्स का निरीक्षण किया गया है, जिसमें देसी शराब भी हैं, मॉडल शॉप्स भी हैं। वहाँ पे स्टॉक वेरीफाई किया गया है, बारकोड चेक किया गया है। एक तरह से एक अभियान हम लोग लगातार चला रहे हैं ताकि कहीं पे भी कोई इलीगल, नकली, कोई भी इस तरह की शराब जो है सेल ना हो पाए। उसी के तहत हम यहाँ मॉडल शॉप देखने आए थे, जहाँ कुछ स्टॉक का वेरिएशन मिला है, इसकी वजह से इनको नोटिस जारी कर रहे हैं। एक पूरे महीने का ये अपना रिकॉर्ड दिखाएंगे, अगर टैली नहीं होता है तो इनके खिलाफ आगे की कार्रवाई करी जाएगी। और कानपुर में उस वक्त एक बड़ा हादसा होते होते रह गया जब लखनऊ कानपुर रेलवे रूट पर एक डीजल ट्रेन के 3 और 11 नंबर के डिब्बों में आग लग गई, लेकिन वक्त रहते डिब्बों में लगी आग को काबू कर लिया गया। हालांकि अब तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि आखिर डीजल ले जा रहे डिब्बों में आग लगी कैसे। पीछे कर ले भैया, गाड़ी है भाई। और अब आगे बढ़ते हैं फटाफट अंदाज में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खबरें आपको दिखाते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। आगरा में यमुना नदी में नहाने गए 3 बच्चे डूबे, 2 बच्चों के शव नदी से निकाले गए जबकि एक बच्चे की तलाश कर रहे हैं गोताखोर। सिकंदरा थाना इलाके की घटना। बागपत के महनवा गांव में चालान में एक युवक की हत्या कर दी गई। आरोप युवक की पत्नी और उसके प्रेमी पर लगा है और पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मेरठ पुलिस ने 7 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। छापेमारी में भारी मात्रा में ईएनए यानी शराब बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला केमिकल बरामद हुआ है। पंजाब की 3 डिस्टिलरी से ईएनए चोरी करके नकली शराब बना रहे थे। अलीगढ़ शराब कांड का मुख्य आरोपी ऋषि शर्मा गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसपी अलीगढ़ कलानिधि नेथानी ने इसकी पुष्टि की है और पुलिस ने मुख्य आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। नोएडा स्टेडियम के शूटिंग रेंज में बने अस्थायी कोविड अस्पताल को बंद कर दिया गया है। कोरोना के दूसरे वेव में बनाया गया था यह अस्थायी कोविड अस्पताल। तीरथ सिंह रावत के दिल्ली के दौरे का 3रा दिन है और हाईवे प्रोजेक्ट को लेकर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से उनकी मुलाकात होनी है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुख्यमंत्री की मुलाकात हो सकती है। बीते 2 दिनों से वो दिल्ली में है और अभी तक प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई। केंद्रीय गृह मंत्री से जो उनकी मुलाकात हुई, रक्षा मंत्री से मुलाकात हुई, स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात हुई, जल शक्ति मंत्री से मुलाकात हुई, सीडीएस से मुलाकात हुई। आज नितिन गडकरी से मुलाकात होनी है। ऑल वेदर रोड समेत कई प्रोजेक्ट्स उत्तराखंड में चल रहे हैं, इन पर चर्चा हो सकती है। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। कुछ रियायतों के साथ प्रदेश में अब 15 जून की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। फल, सब्जी और दूध की दुकानें हर दिन सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। शराब की दुकानें 9, 11 और 14 जून को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगे। राशन और किराने की दुकान, जनरल स्टोर 9 जून और 14 जून को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगे। पंकज राणा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, चीजें कुछ बदली गई हैं ताकि लोगों को राहत मिले कोरोना कर्फ्यू की जो सख्ती थी, तो ये कैसे आगे बढ़ेगा? लोग कितने आपको डिसिप्लिन फिलहाल दिखते हैं और आगे रह सकते हैं?
बिल्कुल अजय, देखिए जहाँ तक डिसिप्लिन की बात है, क्योंकि पिछले दौरान जो कोरोना कर्फ्यू उत्तराखंड में लागू रहा है उस दौरान भी कई जगह ये देखी गई हैं कि लोग फिजूल में घरों से निकले हैं और कई ऐसे लोग थे जो जिनका कोई काम नहीं था वो घरों से निकले थे। हालांकि पुलिस ने उन पर कार्रवाई की है, लेकिन क्योंकि कल से जो कोरोना कर्फ्यू है उसमें एक बड़ी ढील दी गई है, दुकानों को खोलने का वक्त दिया गया है और सरकार ने इसमें दो चीज़ें बड़े ध्यान से देखी हैं। एक तो ये कि व्यापारियों की जो दिक्कतें थीं, जो उनके व्यवसाय ठप था, उसको पूरी तरह से आगे पटरी पर लाया जाए और दूसरा अपने वित्तीय संसाधनों को भी जुटाने की कोशिश की है। दुकानों में तमाम जो स्टेशनरी की दुकान हो, कपड़े की दुकान हो, दर्जी की दुकान हो या फिर ड्राई क्लीन्स की दुकान हो, इसके अलावा अन्य दुकानें हैं, उनके खोलने का अलग अलग दिन समय निर्धारित किया गया है। 9 तारीख और 11 तारीख को दुकानें खुलेंगी। उसके साथ ही बड़ी बात ये रही कि इस बार सरकार ने शराब की दुकानों को 3 दिन तक खोलने का वक्त दिया है। 9, 11 और 14 तारीख को ये शराब की दुकानें खोली जाएंगी। तो ये कह सकते हैं कि सरकार ने व्यापारियों के हितों को भी ध्यान में रखा है और दूसरी बात अपने वित्तीय संसाधनों को भी बढ़ाने की कोशिश की है, ताकि जो सैलरीज हैं, तमाम जो पेंडेंसी पड़ी हुई हैं, जो तमाम ऐसे वर्किंग वर्क हैं जो आगे उन्हें बढ़ाया जा सके, उन कामों को भी आगे चलाया जा सके, क्योंकि सरकार का बड़ा नुकसान इस दौरान हुआ है। तो सरकार ये भी चाह रही है अपने वित्तीय संसाधनों को खोला जाए और ताकि जो राज्य का वित्तीय संकट जूझ रहा है, तमाम जो दिक्कतें आ रही हैं उसको भी आगे बढ़ाया जाए। शराब की दुकानों को खोलने का निर्णय लिया है। 9 तारीख, 11 तारीख और 14 तारीख को ये राजन दुकान खोली जाएंगी। जी पंकज, आप हमारे साथ बने रहिए। तो शराब की दुकानें 3 दिन खुलेंगी। फिलहाल 1 हफ्ते के लिए कोविड कर्फ्यू को आगे बढ़ा दिया गया, लेकिन कुछ रियायतें जरूर मिली हैं। और बात करते हैं बदले हुए मौसम की। उत्तराखंड में आज फिर से मौसम बदलने जा रहा है। मौसम विभाग का ऐसा अनुमान है कि पूरे ही प्रदेश में बारिश होगी। उत्तराखंड में 20 जून के बाद से ही मानसून की दस्तक होगी, जबकि 15 जून के बाद बारिश में धीरे धीरे इजाफा होगा। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन तंत्र को एक्टिव कर दिया गया है। तमाम कंट्रोल रूम्स अलर्ट पर हैं। और पंकज हमारे साथ बने हुए। पंकज, क्या अलर्ट है आज के दिन के लिए मौसम विभाग का? देखिए, आज पहाड़ी जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान जताया है कि देहरादून में धूप खिली हुई है, लेकिन उत्तराखंड के जो पहाड़ी ज़िले हैं, पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर, टिहरी और उसके अलावा जो अन्य ज़िले हैं पहाड़ी ज़िले, वहाँ पर आज बारिश का अनुमान जताया है। वहाँ पर जो आपदा प्रबंधन है उसको भी अलर्ट किया गया है। हालांकि अभी क्योंकि मौसम शुष्क बना हुआ है, राजधानी में धूप खिली हुई है, कल मौसम में थोड़ी नमी थी, लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि पहाड़ी ज़िलों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ साथ ही 8 और 9 तारीख को मौसम शुष्क रहेगा, कुछ तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। उसके बाद 10, 11 और 12 तारीख को भी प्रदेश के पहाड़ी जिलों में बारिश का अनुमान जताया गया है। तो कह सकते हैं कि मानसून, क्योंकि उत्तराखंड में 20 तारीख को दस्तक देगा, उससे पहले प्री मानसून की ये बरसात उत्तराखंड में हो रही है। उससे पहले क्योंकि उत्तराखंड में जब भी बारिश होती है तो पहाड़ी जिलों में काफ़ी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। उस लिहाज से आपदा प्रबंधन विभाग को पूरी तरह सतर्क पर रखा गया है, अलर्ट पर रखा गया है, ताकि किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो एकदम तरीके से तमाम लोगों को राहत दी जा सके। बहुत शुक्रिया आपका पंकज इन जानकारियों के लिए। गर्मी के मौसम में मटके की डिमांड बढ़ गई है, वहीं फूलों की बिक्री करने वाले लोग मायूस हैं। दरअसल कोविड कर्फ्यू की वजह से फूलों की बिक्री बहुत कम हो गई। कोरोना महामारी की वजह से धर्मनगरी हरिद्वार की फूल विक्रेता परेशान। धार्मिक और सामाजिक गतिविधियां बंद हैं, इसलिए फूलों की बिक्री करने वाले ये छोटे दुकानदार टेंशन में। लॉकडाउन में काम ही नहीं, बिल्कुल मंदा है। कितने फूल बिक जाते हैं, कितनी आमदनी क्या हो जाती है? कम से 100-150 तो कमा लेते हैं डेली मंदे में। सीजन में तो 200-500-600 रुपये कमा लेते हैं। फिर कैसे घर के बच्चों की फीस, घर का बिजली का बिल कैसे करोगे? क्या करें, ऐसे ही करना जब मंदे में, क्या करें सब, जब है ही नहीं देंगे कहाँ से। काम में कोई जुड़ा तो है नहीं हमारे पास के बहुत बार बैंक बैलेंस हमारा कोई। धर्मनगरी की सड़कों पर जहां तहां आपको फूल की टोकरियां रखी मिल जाएगी, मगर ग्राहक नहीं, इसलिए दुकानदार परेशान है। काम पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा हुआ है। जब सभी गतिविधियां कम हो गई, धार्मिक भी और वैसी शादी विवाह की भी, तो फूलों का मार्केट में कोई वैल्यू सी नहीं रही। उधर खेतों में ग्राहकों के इंतजार में फूल मुरझा रहे हैं, तो गंगा तट पर तमाम फूल विक्रेता मायूस बैठे हैं। देवी देवताओं की स्तुति करनी हो या फिर किसी धार्मिक आयोजन, फूल की जरूरत जरूर पड़ती है, लेकिन फिलहाल तो ये सब गतिविधियां बंद हैं। खपत नहीं है, लागत तो बराबर है, क्योंकि फूलों के पेड़ की देखभाल, रख रखाव तो बराबर रखना पड़ेगा, नहीं तो फूल का पेड़ जो है नष्ट हो जाएगा, बिल्कुल नुकसान हो जाएगा। इसलिए जो है रख रखाव की खर्च तो बराबर है। हरिद्वार शहर में आम दिनों में फूलों की काफी डिमांड रहती है।
इसलिए आसपास के इलाके में किसान बड़ी तादाद में फूलों की खेती करते हैं, जिससे इनके परिवार की रोजी रोटी चलती है। मगर वक्त की मार ऐसी पड़ी कि फूल खेत में ही मुरझाकर जमीन पर गिर जा रहे हैं, जिसे देखकर किसान के मन में निराशा। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से पंकज राणा की रिपोर्ट।